Salam my Heaven Rights family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Suhagan Wohi Jo Piya Man Bhai by Rubina Nadeem. So let's get started. देखें सर, अगर मेरा अकाउंट क्लोज़ हो गया है तो प्लीज़ आप इसे रीओपन करवा दें। ये मेरा नहीं बल्कि एजी सिंध वालों का कसूर हुआ ना, जो उन्होंने क्लोज़ अकाउंट में मेरी सैलरी भेज दी। देखें बीबी, ये इनका नहीं बल्कि आपका कसूर है। आपने 3 साल पहले ये अकाउंट खुलवाया था, फिर एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। अकाउंट तो क्लोज़ होना ही था, फिर आपको अपना अकाउंट नंबर चेक करके इन्हें भेजना चाहिए था। कह तो रही हूँ सर, गलती हो गई मुझसे, वो झुंझला कर बोली। बैंक मैनेजर ने घूर कर इसे देखा। वो बैंक मैनेजर के घूरने पर बुरी तरह सटपटाई, फिर जल्दी से बोली, देखे सर, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के साथ एजी सिंध के चक्कर लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ मुझ पर रहम करके मेरी दरख्वास्त पर गौर करें। आपके 4 बच्चे हैं? बैंक मैनेजर ने बेहद हैरानी से इसे देखा। आपको कोई शक है सर? इसने मस्कीन सी सूरत बनाई। आप तो 4 बच्चों की अम्मा तो कजा, बल्कि आप तो शादीशुदा ही नहीं लग रही। बाज़ लोग उम्र चोर होते हैं, मैं भी इनमें से एक हूँ। वो होंठों पर आई मुस्कुराहट तो रोक गई, मगर इसकी आंखें अपनी शरारत पर मुस्कुरा रही थीं। खिड़की के पास खड़े इस शख्स ने हैरानगी से इस लड़की को देखा, जिसकी आंखें अपने झूठ पर हंस रही थीं। अच्छा ठीक है, लाएं दे मुझे अपनी दरख्वास्त। मैनेजर ने दरख्वास्त लेकर इस पर साइन किए, फिर बोले, ये मोइन साहब को दे दें, और मोहतरमा बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जी जी बिल्कुल सर, आइंदा ये गलती कभी नहीं करूँगी। मगर मोइन साहब कहाँ बैठे हैं? मैं मोइन साहब को नहीं पहचानती। मैनेजर ने बेल बजाई और दूसरे ही लम्हे प्यून अंदर चला आया। करीम बख्श, ये दरख्वास्त बीबी से लेकर मोइन साहब को दे आओ। इनसे कहना कि वो ये अकाउंट फ़ौरन रीओपन कर दें। प्यून ने दरख्वास्त लेने के लिए हाथ बढ़ाया और दरख्वास्त को थामते हुए इसकी उंगलियों को छुआ। वो झटका खा कर एकदम कुर्सी से उठी, फिर प्यून पर चिल्लाई, जलील इंसान, तमीज़ नहीं है तुम्हें? ये तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं? मिस, मुझसे गलती से। प्यून इसके यूं चिल्लाने पर बुरी तरह घबराया। गलती से नहीं, तुमने जानबूझकर मेरी उंगलियों को छुआ। 2 टके के मुलाजिम हो और हरकत देखो। शक्ल देखी है कभी आईने में? इसने जहरीली निगाहों से प्यून को देखा, जो अब गर्दन झुकाए खड़ा था। प्लीज़ बीबी चुप हो जाए, शोर मत करें। वो अपनी गलती की आपसे माफ़ी मांग रहा है। आपका काम हो गया, आप जाएं। ख्वामख्वाह का तमाशा मत खड़ा करें। वो कुर्सी से उठी थी, फिर प्यून को कीनातोज़ नज़रों से घूरती हुई कमरे से चली गई। खिड़की के पास खड़ा वो शख्स अब खिलखिला कर हंसता बैंक मैनेजर के पास कुर्सी पर आकर बैठा, फिर प्यून से बोला, करीम बख्श, आज तुम बच गए। लड़की बहुत तेज़ थी, गुस्से में तुम्हें एक तमाचा भी रसीद कर सकती थी। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं। वो रो देने वाला हो गया। ठीक है तुम जाओ, मगर आइंदा एहतियात से काम लेना। यार काशी, इस लड़की ने तो मुझे चकरा कर रख दिया। कह रही थी 4 बच्चों की माँ हूँ, और अपने ही मुँह से कह रही थी मैं उम्र चोर हूँ। लड़कियाँ तो उम्र छुपाती हैं। वो आपको उल्लू बना रही थी डैड, ताकि आप इसकी दरख्वास्त पर साइन कर दें। ओह, शुजा अलवी गहरी सांस लेकर बोले, और मैं बेवकूफ़ बन भी गया। दोनों का जानदार कहकर कमरे में गूंजा। मैं चलूँ डैड? मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ जाओ, मगर रिजवी से मेरे काम का ज़रूर कह देना। जी डैड, कह दूंगा। वो इन्हें खुदा हाफिज़ कहकर बैंक से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर फिर ठिठक गया, क्योंकि वो लड़की इसकी कार के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी, जबकि दूसरी लड़की मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। मरियम, इस बैंक मैनेजर ने यकीन कर लिया कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं। मेरी बात सुनकर वो हैरानगी से मुझे देखने लगा, फिर मेरे उम्र चोर कहने पर परेशान होकर दरख्वास्त पर साइन कर दिए। मरियम, तुमने इससे झूठ बोला, इसे बेवकूफ़ बनाया। हम तो बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। यार क्या करती, एक नंबर का बद दिमाग और सड़ियल मिजाज था ये बैंक मैनेजर। एक साइन करने के लिए पिछले 2 दिन से तुम्हें ख्वार कर रहा था। आज भी मेरी 1000 मिन्नत से मजर पर साइन नहीं कर रहा था। कह रहा था एजी सिंध से अपना मसला हल करवाओ, और मुझे शर्मिंदा कर रहा था कि बीबी 3 साल में एक बार तो अकाउंट इस्तेमाल करती। चलो ज़्यादा नहीं तो हर माह 100 रुपये ही अपनी सैलरी से जमा करवा देती। इस तरह करने से आपका अकाउंट क्लोज ना होता। वो बैंक मैनेजर की नकल उतारते हुए बुड़बुड़ाई, अकाउंट तेरा क्लोज था और शर्मिंदा मुझे होना पड़ रहा था। इतनी देर से इसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करते काशिफ अलवी को एकदम इस पर गुस्सा आया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता मुहज़्ज़िब अंदाज में इससे यकलख्त मुखातिब हुआ, सुनिए मिस, आप जिस शख्स को इतनी देर से बुरा भला कह रही हैं वो मेरे, हाँ हाँ बोल दें, वो शख्स आपके डैडी, पापा, अंकल वगैरह वगैरह। लड़कियों से मुखातिब होने का बहुत ही भोंडा तरीका है तुम्हारा। इसलिए मिस्टर, अब चलते फिरते नजर आओ। मैं तुम जैसे छिछोरे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। व्हाट, क्या कहा आपने मुझे छिछोरा? मैं तो अच्छा खासा हैंडसम हूँ। बहुत सी लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर। वो इसकी बात पर बुरी तरह तब कर बोला,
बेवकूफ़ होंगी, अकल से पैदल, तो जो आप जैसे शख्स पर मरेंगी। वॉट, दिमाग दुरुस्त है आपका? आपकी आई साइड वीक है। वो इसकी बात पर बुरी तरह जुज्बुज सा हुआ। मैं आपको हैंडसम नहीं लगा क्योंकि मैंने आपको घास नहीं डाली। मरियम ने एक नज़र लड़के की खूबसूरत गुस्से से तपे चेहरे को देखा, फिर बोली, मिस्टर जाएं जाएं, हम लड़कियां भी ऐसे हैंडसमों को घास नहीं डालती। ये लड़की इसे बुरी तरह जिज कर रही थी। इसने सर से लेकर पाँव तक इसे देखा, फिर एकदम इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट हो गई। अच्छा, तो आप खुद को हूर परी समझती हैं, मगर सच में आप इतनी भी खूबसूरत नहीं हैं कि मैं आपका दीवाना हो जाऊं। लड़का बज़ाहिर संजीदगी से इससे मुखातिब था, मगर इसकी आंखों में नाचती शरारत और होंठों से झलकती तंजिया मुस्कुराहट इससे मख्फी नहीं थी। दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारे मुंह लगने का शौक़ नहीं। तो मैं कौन सा तुम्हारे मुंह लगने के लिए मरा जा रहा हूँ? मैं खुद फ़ौरन यहाँ से 9-2-11 होना चाहता हूँ। वो खुद भी मरियम के यूँ चिल्लाने और नाराज़ होने पर खौफज़दा होकर बैंक के दरवाजे की तरफ देख रहा था। अगर बैंक का कोई मुलाजिम बाहर आकर ये सब तमाशा देख ले। वो बैंक मैनेजर शुजा अलवी का बेटा था। बैंक के तमाम मुलाजिम इसे अच्छी तरह जानते थे, मगर मुसीबत ये है कि मोहतरमा, आप मेरी गाड़ी से टेक लगा कर खड़ी हैं। चलें हटें मेरी गाड़ी के पास से। मरियम सटपटा कर गाड़ी से एकदम दूर हटी और वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी जन से उड़ा ले गया। बदतमीज़, बदसूरत, वो गुस्से में बुड़बुड़ाई। यार मरियम, बदसूरत तो मत कहो, अच्छा खासा खूबसूरत था वो शख्स। अच्छा, तुम्हें बहुत पसंद आया था तो मुझे पहले बोल देती, रिश्ता करवा देती। वो सबक को घूर कर तंजिया लहजे में बोली, ला हौला वला, मेरा ये मतलब थोड़ा ही था। आखिर हो क्या क्या है तुम्हें? लगता है आज हरी मिर्च खा कर आई हो घर से। देखो सबा, एक तो इस बैंक मैनेजर ने मेरा दिमाग ख़राब किया, फिर इसके प्यून ने, और फिर ये साहब चले आए। अब तुम बकवास कर रही हो और घर जाकर मुझे अम्मी से डांट खाना होगी क्योंकि इस बदतमीज़ शख्स ने पूरे 15 मिनट लेट करवा दिया मुझे। आज का तो दिन पूरा ही मनहूस साबित हुआ मेरे लिए। मैं तो चली, अब कल स्कूल में मिलेंगे। वो सबा को खुदा हाफिज़ कहती तेज़ तेज़ कदमों से घर के रास्ते पर चलने लगी। वो इधर उधर टहलते बार बार घड़ी को भी देख रही थी। घड़ी ने 5 बजा दिए थे और हन्नान भाई के दूर दूर तक आने का कोई नामो निशान नहीं था। ऊपर से उन्होंने अपना मोबाइल भी ऑफ कर रखा था। वो परेशान होती हुई अम्मी के पास चली आई। अम्मी, 7 बजे तक टेलर की शॉप बंद हो जाएगी और कल संडे है। अगर अभी मैं कपड़े लेने ना गई तो मेरे साथ साथ राफिया भाभी के कपड़े भी नहीं आएंगे। मेरी तो खैर है, मगर राफिया भाभी के तो सगे भाई की शादी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जा कर ले आऊँ टेलर से कपड़े। इसने उम्मीद भरी नज़रों से अम्मी की जानिब देखा। अस्मा बेगम ने परेशानी से इसे देखा। मरियम, थोड़ा इंतज़ार कर लो, हो सकता है हनान आ जाए। मुझे लगता है इन्हें याद नहीं रहा। प्लीज़ अम्मी मान जाए ना, मैं यूँ जाऊँगी और यूँ रिक्शे से वापस आ जाऊँगी। इससे चुटकी बजाई। और फिर सोचे ना अम्मी, अगर राफिया भाभी के कपड़े ना आए तो इनकी शादी का फंक्शन ख़राब हो जाएगा। तुम जानती तो हो मुझे तुम्हें अकेले भेजते हुए डर लगता है। राफिया भी मैके गई हुई है, वो होती तो साथ चली जाती। उफ अम्मी, बच्ची नहीं हूँ कि खो जाऊँगी, या आपको मुझ पर एतबार नहीं? वो इनकी परेशान शक्ल देख कर झुंझलाई। एतबार है बेटा, मगर क्या किया जाए, आजकल ज़माना ही ख़राब है। और फिर राफिया कह कर गई थी कि इसके कपड़ों की और मैचिंग की ज्वेलरी आएगी। अगर हनान होता तो मुझे फ़िक्र नहीं होती, मगर अब तुम अकेले जा रही हो। जब तक तो खैरियत से वापस नहीं आ जाती तो मेरा दम अटका रहेगा। मैं बच्ची नहीं हूँ अम्मी, आप खामखा परेशान हो जाती हैं। वो जलती कुर्ती बाजार चली आई थी। इसने पहले टेलर से कपड़े लिए, फिर राफिया भाभी और अपने लिए चूड़ियाँ और ज्वेलरी खरीदने के बाद वो बस स्टॉप पर खड़ी रक्षा देख रही थी कि 2 लोफर टाइप लड़के इसे परेशान करने लगे। अभी वो इन्हें बुला भरा कह ही रही थी कि एक कार इसके करीब आकर रुकी और जो शख्स कार से उतर कर इसके करीब आया वो एकदम इसे देख कर सर पिटाई। लोफर लड़के इसे देखते ही रफू चक्कर हो गए। कैसी हो मरियम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो एकदम घबरा गई। इस दिन बैंक में जो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी थी वो तुम्हें इसी नाम से पुकार रही थी। वो पुकार रही थी, मगर तुम्हें किसने इजाज़त दी मुझे मेरे नाम से पुकारने की? वो गुस्से से बुनाई। काशिफ इसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए मुहज़्ज़िब अंदाज में बोला, आए मरियम, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। वट रॉबिश। वो भौंचका सी इसकी ऑफ़र पर इसे घूरने लगी, फिर बुरी तरह सुलग कर बोली, जाओ जाकर अपनी इसी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करो जिसको अभी शॉपिंग करवाते फिर रहे थे। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी कॉलीग थी। इसे कन्विंस प्रॉब्लम थी, इसलिए इसने मुझे कहा तो मैं इसके साथ ऑफिस से चला आया। जो भी थी तुम्हारी, जाकर इसे ड्रॉप करो। यहाँ करीब ही इसका घर है मिस, इसे इसके घर छोड़ कर आया हूँ। अच्छा, वो चली गई है इसलिए मुझे लिफ्ट ऑफ़र कर रहे हो, मगर मैं तुम जैसे लड़कों की हवास ठिकाने लगाना अच्छी तरह जानती हूँ। सीधी तरह चाहते हो या शोर मचाऊँ? वो खूनखार नज़रों से इसे घूरते बोली। खफा क्यों हो रही हो? रात हो गई है, तुम अकेली खड़ी हो। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए रुका था। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी।
मुझे कोई कन्वेंस का प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर, मैं यहाँ से रिक्शा लूँगी और अपने घर चली जाऊँगी। हाँ, जिनको कन्वेंस का प्रॉब्लम है इनको जाकर लिफ्ट ऑफ़र करें, शायद आपकी बात बन जाए। वो तमस्कुराना अंदाज में मुस्कुराई। देखें मरियम, मैं वाकई शरीफ इंसान हूँ, आप मेरे बारे में गलत क्यासराई कर रही हैं। शरीफ लड़के यूँ राह चलती लड़कियों को लिफ्ट ऑफ़र नहीं करते। तुम जैसे 2-4 और शरीफ पैदा हो जाए ना तो हम जैसी लड़कियों का तो घर से निकलना मुश्किल हो जाए। अपनी ज़ात पर इतने घटिया इल्ज़ाम पर वो बिलबिला उठा, इसीलिए मुठ्ठियाँ भींच कर अपने गुस्से को कंट्रोल पाते हुए बोला, ऐसी क्या बुरी या गलत हरकत की है मैंने आपके साथ जो आप मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझ रही हैं? अगर तुम शरीफ हो तो खुदा के लिए यहाँ से जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। इसने अपने पास खड़े लोगों को चोर नज़रों से देखते हुए कहा, जो मायनी खेज नज़रों से इन दोनों को यूं बस स्टॉप पर बातें करते देख रहे थे। काशिफ अलवी भी लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो देखकर खफीफ सा होते सर पर हाथ फेर कर रह गया। आई एम सॉरी अगेन। वो मुड़ा और गाड़ी में बैठकर चलता बना। इसके जाने के बाद इसने गहरा सुकून का सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। वैसे तो वो बहादुर बन रही थी, मगर दिल के अंदर बुरी तरह खौफ उभरा। वो लड़का, इसका नाम तक जानता था। वो दिल ही दिन में इस दिन को कोस रही थी जब सबा के कहने में आकर इसके साथ बैंक चली आई। इसने करीब से गुजरते रिक्शे को हाथ देकर रोका। मुझे वाकई अकेले बाजार नहीं आना चाहिए था, वो रिक्शे में बैठकर सोच रही थी। वो जो ही नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा, वो सब एक साथ कोर्स में बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू काशी। थैंक यू सो मच। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था, फिर इन तीनों के गिफ्ट्स लेकर टेबल पर रखते बोला, चलो आज रात को मेरी तरफ से आप तीनों के लिए होटल में डिनर। बिल्कुल डन भाई। आसिफ खुलकर मुस्कुराया। काशी, आज तुम पूरे 28 साल के हो गए हो। तो मामा, इसने बेहद हैरानगी से मामा को देखा। तुम्हारा बाप इस उम्र में 2 बच्चों का बाप था और अब 52 बरस की उम्र में भी वो 2 बच्चों के ही बाप हैं। वो शरारत से डैड को देखकर नाश्ता करने लगा। शुजा, आप देख रहे हैं इसे? मामा, डैड तो पिछले 28 साल से मुझे देख रहे हैं। क्यों डैड? वो अब भी शरारत के मूड में था। शुजा, ये पूरे 4 साल से अपने पैरों पर खड़ा है। आप गलत कह रही हैं मामा, मैं तो पूरे 27 सालों से अपने पैरों पर खड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं 1 साल का था अपने पैरों पर चलने फिरने और दौड़ने लगा था। गजब खुदा का, जोया बेगम ने कप टेबल पर पटक दिया। मैं बहुत सीरियस हूँ, तुम पर असर क्यों नहीं होता? मैं इस बार तुम्हारे बहलावे में आने वाली नहीं। इस साल मैं तुम्हारी शादी ज़रूर करूँगी। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है तो मैं अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी कर दूँगी। डैड, देख रहे हैं आप मामा को? वो खफकी से बोला। तुम्हारी मामा सही कह रही हैं काशी, बहुत आज़ाद फिर लिए। अब सीरियस हो जाओ। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बिला झिझक इसका नाम बता दो, हम इसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। तो आप पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं ना डैड? मैं जिस लड़की का कहूँगा आप इसी से मेरी शादी करेंगे? लगता है डैड, काशी भाई ने वाकई कोई लड़की पसंद कर ली है। हाँ, वो दिलकशी से मुस्कुराया। कौन है और कहाँ रहती है? क्या नाम है? तुम कैसे जानते हो इसे? जोया बेगम ने एक ही सांस में बेहद हैरानी से इसे देखते कई सवाल किए। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसका नाम मरियम है और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। तीनों ने बेहद हैरानी से इसे देखा। वो डैड को देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, आपको याद है डैड, वो लड़की जो आपसे अपना क्लोज अकाउंट रीओपन करवाने आई थी? हाँ याद है, मगर ये तो तकरीबन 4 माह पुरानी बात है। तुम्हें आज तक याद है वो लड़की? शुजा अलवी बेहद हैरानगी से अपने खूबरू बेटे को देखने लगे। डैड, इन 4 महीनों में इससे मैं 3 बार मिला हूँ। वो धीरे धीरे हर बात बताने लगा। डैड, मैंने हमेशा आपसे कहा है मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो किरदार की बहुत मजबूत हो। वो ऐसी ही है डैड, मेरे आइडियल के बहुत करीब। आप तो जानते हैं, जहाँ लड़की को उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मेरी कीमती गाड़ी और मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मक्खियों की तरह भिनभिनाती हैं, और मक्खियों की तरह भिनभिनाती लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं। वो सब हैरानगी से इसे देख रहे थे। चलो काशी, खुदा का शुक्र है तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई। अब जल्दी से मुझे इसके घर का पता बताओ। इसके घर का पता मालूम नहीं, मगर आप फिक्र ना करें डैड, बैंक से आराम से इसका घर का पता मालूम कर लेंगे, है ना डैड? हाँ, मैं तो मालूम कर लूँगा, मगर काशी, वो लड़की तो इस दिन कह रही थी कि वो 4 बच्चों की माँ है। डैड दिलचस्पी से इसका चेहरा देखते शरारत से बोले। क्या काशी, तुमने 4 बच्चों की माँ को पसंद किया? जोया बेगम फिक्र और परेशानी से इसे देखते बोली। डैड, आप भी ना? ये बात नहीं है मामा। वो दरअसल आहिस्ता आहिस्ता शुरू से इन्हें सारा वाक़या सुनाता गया। सारा वाक़या सुनकर आसिफ खिलखिला कर हंसा। भाई, लड़की मजबूत किरदार की ही नहीं बल्कि काफ़ी दिलचस्प भी मालूम होती है। डैड, मैं ज़रूर जाऊंगा आप लोगों के साथ भाई की पसंद की हुई लड़की देखने।
दिलचस्प नहीं बल्कि पूरी जंगली बिल्ली है वो, सोच रहा था, क्योंकि हर मुलाकात पर वो इसे खूंखार नज़रों से घूरती रही थी। इसे तो बाद में अंदाज़ा हुआ था कि वो इसे भी इन दोनों लड़कों का साथी समझ रही है। एक तो ये रोज़ रोज़ की हड़तालों ने हमारी जान अजाब कर रखी है। जिसका दिल चाहता है हड़ताल की कॉल दे देता है। दूर रहने वाले तो बच जाते हैं स्कूल आने से, और हम नज़दीक वालों की जान अजाब में आ जाती है। तमाम स्कूल खाली हो गया है। चौकीदार की तमाम रूम चेक करके बंद कर चुका है। मरियम, आज तुम्हारी वैन नहीं आएगी। तुम मेरे साथ चलोगी या तुम्हारा भाई आएगा तुम्हें लेने? मिसेज़ नुज़हत अब इसकी तरफ मुतवज्जो होकर इसे पूछ रही थी, क्योंकि वो इनके घर के करीब रहती थी। हनान भाई ने कहा था मैं इन्हें कॉल कर लूँ, वो मुझे पिक कर लेंगे। वो अपने बैग से मोबाइल निकाल कर हनान को कॉल मिलाने लगी, मगर कॉल रिसीव वो नहीं कर रहे थे। इसने झुंझला कर दोबारा कॉल मिलाई और तीसरी बेल पर उन्होंने कॉल रिसीव की। गिरिया, तुम यूँ करो, मिसेज़ नुज़हत के साथ घर चली जाओ। मेरे ऑफिस में मेरा जीएम आया हुआ है, इसीलिए तुम्हें पिक नहीं कर सकता। वो जल्दी में लग रहे थे, इसलिए इसकी बात सुने बगैर ही कॉल डिस्कनेक्ट कर गए। इसने मोबाइल को घुरा, फिर इधर उधर देखा। वो स्कूल के मेन गेट पर अकेली खड़ी थी। तमाम टीचर इसे छोड़कर जा चुकी थी। वो हनान भाई पर खफा हुई। घर जाने वाले रास्ते पर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। मिस, मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगी? इसने चौंक कर अपने से थोड़े दूर फासले पर चलते लड़के को देखा, फिर हाथ में पकड़े अपने मोबाइल को, जो जल्दी में वो बैग में रखना भूल गई। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं? वो लड़के की बदतमीज़ी पर तब कर बोली। माँ बहन तो है, पर बस आप जैसी महबूबा की कमी है। लड़का दांत निकाल कर मुस्कुराया। लड़के की बात पर इससे पतंगे लग गए, इसलिए सुलग कर बोली, शक्ल देखी है कभी आईने में? हाँ जी, रोज़ देखता हूँ, और मेरी माँ मुझे कहती है मेरा लाल है तू। लाल नहीं बल्कि काला पीला है तू। वो लड़के को कहर आलूद निगाहों से देखते हुए बोली, देखें जी, अब तो जैसा भी हूँ आपका हूँ। लड़का अपने पीले पीले दांत निकाल कर मुस्कुराया। इससे पहले कि वो झुंझला कर इसे कुछ और कहती, एक कार इन दोनों के दरमियान आकर रुकी। काशिफ अलवी कार से निकल कर इस लड़के की तरफ बढ़ा। क्यों तंग कर रहे हो इस लड़की को? क्यों, ये लड़की क्या तुम्हारी बहन लगती है? मेरी क्या लगती है, अभी बताता हूँ तुम्हें। वो गुस्से से लड़के की तरफ बढ़ा और लड़का घबरा कर भाग खड़ा हुआ। आज ट्रांसपोर्टर की हड़ताल है, फिर घर से निकलने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? चलो बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो गाड़ी का डोर इसके लिए खोलते बोला। पहले इसे मेरे पीछे लगा दिया और अब हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? बहुत ही पुराना फिल्मी तरीका है ये। तुम्हें शक्ल से मैं क्या इतनी बेवकूफ़ नज़र आती हूँ जो तुम्हारे चक्कर में आ जाऊंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे अमीर लड़के इस किस्म की चीप हरकतें करके पहले लड़कियों को मुतासिर करते हैं, फिर इनसे दोस्ती करते हैं। दोस्ती की आड़ में महंगी महंगी शॉपिंग करवाते हैं, 5 स्टार होटल में बेहतरीन डिनर भी करवाते हैं, और फिर इन बेवकूफ़ लड़कियों की इज्जत से शट अप मरियम। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले वो धड़ा। तुमने देखा है मुझे किसी लड़की की इज्जत लूटते जो यूँ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? काशिफ की आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी। तुम हमेशा गलत फहमी का शिकार हो जाती हो। इस दिन इन लड़कों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मगर तुम मुझे शक भरी नज़रों से घूरती रही, और आज भी मेरा इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं। तुम ख्वामख्वाह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता इसे सफाई देने लगा। अच्छा, इन लड़कों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर आज मेरे स्कूल क्यों आए? मेरे स्कूल का पता किसने दिया तुम्हें? वो जहरीली और शकी निगाहों से इसे घूरने लगी। तुम इस स्कूल में पढ़ाती हो? काशिफ अलवी ने स्कूल की इमारत की तरफ देखा। मगर मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम इस स्कूल में पढ़ाती हो। मैं तो यहाँ मिसेस राहीला मलिक को ड्रॉप करने आया था। तुमसे मेरा यहाँ टकराव एक इत्तफाकी हादसा है। वो बेचारगी से मुस्कुराया। इत्तफाकी हादसा? वो अब भी इसे मशकूक निगाहों से देख रही थी, फिर काटदार लहजे में बोली, तुम लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप करते रहते हो, यही काम है क्या तुम्हारा? नहीं, पेशे के लिहाज से मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मगर लड़कियों के काम आकर खुशी महसूस करता हूँ। बहुत फराडिया लगते हो। जिस किस्म की हरकतें करके फ़ख्र महसूस करते हो ना, तुम देखना अल्लाह तुम्हें ऐसी ही बीवी से नवाजेगा जो लड़कों के काम आकर तुम्हारी तरह ही खुशी महसूस करेगी। वो तंजिया लहजे में बोली। चलो देखते हैं मरियम बुखारी, तुम्हारी बद्दुआ मुझे छूती है या नहीं। वो बहुत सुकून से मुस्कुराता दिलचस्पी से इसके गुस्से से तना सुर्ख चेहरा देखने लगा। कुछ लोग अब रुक कर इन दोनों को देख रहे थे। वो लोगों की खुद पर जमी नज़रों से बुरी तरह कंफ्यूज थी, इसीलिए झुंझला कर बोली, देखो मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे रास्ते में आना छोड़ दो, क्योंकि तुम जब भी मुझसे टकराते हो मुझे लोग शक भरी नज़रों से घूरते हैं। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। इसे शहादत की उंगली उठाकर वार्निंग देकर वो रुकी नहीं, बल्कि लंबे लंबे कदम उठाती अगली गली में मुड़ गई। मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है मरियम बुखारी कि तुम और लड़कियों की तरह ना मेरी वजाहत से और ना मेरी कीमती गाड़ी से मरूब होती हो। वो लोगों की नज़रों को नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठा, फिर गुनगुनाने लगा।
देखो काशिफ, इन लोगों का ताल्लुक मिडिल क्लास से है और हम जद्दी पुश्ती ज़मींदार हैं। हमारा ताल्लुक अपर क्लास से है। मम्मा प्लीज़ इस बात को इशू मत बनाएं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आपको लड़की पसंद नहीं आई? वो सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगा। लड़की तो मुझे पसंद आई थी, काफ़ी प्यारी और ख़ूबसूरत है, मगर लोग क्या कहेंगे? अपने इतने हैंडसम और एजुकेटेड बेटे के लिए अपर क्लास में मुझे कोई लड़की नहीं मिली जो मैं मिडिल क्लास। मम्मा प्लीज़ मेरी एक बात गौर से सुन लें। मैं शादी करूंगा तो मरियम बुखारी से, क्योंकि मैं लोगों की बातों से नहीं डरता। और अगर आप मरियम को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती तो मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दे। वो नैपकिन से हाथ साफ करके कुर्सी से उठने लगा। तुम बैठो काशी, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी माँ से। देखो जोया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हमें लोगों की नहीं सिर्फ काशी की खुशी को और इसकी पसंद का ख्याल रखना है। हाँ मामा, मान जाए ना, मुझे भी वो लड़की भाभी के रूप में अच्छी लगी। भाई की पसंद वाकई लाजवाब है। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, वो खफगी से बोली। जोया प्लीज़ नाराज़ मत हो, लड़की तो तुम्हें भी पसंद आई थी, तुम्हें सिर्फ इसके मिडिल क्लास होने पर एतराज़ है। छोड़े ना डैड, जब मामा को एतराज़ है तो रहने दें। मैं मामा को नाराज़ करके शादी नहीं करना चाहता। वो कुर्सी खिसका कर उठा था। जोया बेगम ने चौंक कर इसका बुझा हुआ चेहरा देखा। वो पहली बार शादी करने के लिए राज़ी हुआ था। कितना खुश था वो चंद दिनों से, और अब इसका चेहरा। उन्होंने एकदम से इसका हाथ थामा। काशी, तुम्हें वो लड़की पसंद है? मेरी पसंद को छोड़े मामा, जब आपको ही वो पसंद नहीं, मगर मुझे तो पसंद है। आपको तो एतराज़ है, वो उदास लहजे में बोला। जोया बेगम ने हाथ बढ़ाकर बहुत प्यार से इसके ब्लैक सिल्की बालों को अपने हाथ से संवारा, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराते बोली, शुजा, आज आप बैंक से छुट्टी कर लें, क्योंकि रात को हम बुखारी साहब के घर चलेंगे। मैं आपके साथ बाजार जाकर मरियम के लिए रिंग और खूबसूरत सा जोड़ा ले आऊँगी। बुखारी साहब के घर खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, मिठाई जाते हुए ले लेंगे। क्या? वो तीनों एक साथ चीखे। मामा, आप दिल से तो राज़ी हैं? काशिफ अलवी ने लाड से इनके गले में बाजू हमाल किए। हाँ भाई, दिल से राज़ी हूँ। 4 साल में तुमने एक लड़की पसंद की, अब अगर मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगी, फिर 4-5 साल बाद भी तुम कोई लड़की पसंद करोगे और इसका ताल्लुक भी मिडिल क्लास से हो, तो बेकार में 4 साल ज़ाया करूँ। इन 4 सालों में तो तुम्हारे 2-3 बच्चे हो जाएंगे, घर में कुछ शोर तो होगा, वो मुझे दादी दादी कह कर पुकारेंगे। वो ज़रा सा झीम कर मुस्कुराया। भाई, आप क्यों मरियम भाभी की तरह शर्मा रहे हैं? वो भी आपकी तरह शर्मा रही थी। काश मरियम बुखारी, मैं इस वक्त वहाँ होता तो तुम्हारे चेहरे पर छाए रंगों को देख सकता। वो दिल में अफसोस करता उठ खड़ा हुआ। मैं तो चलूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रुको काशिफ, आज मुझे बैंक में ज़रूरी काम है। तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो और अपनी माँ के साथ बाजार चले जाओ। आखिर मंगनी तुम्हारी है, मेरी तो नहीं। शुजा अलवी शरारत से बोलते हुए उठे और वो झीम कर मुस्कुराया। ठीक है मामा, मैं 2 घंटे बाद ऑफिस से आऊँगा, फिर बाजार चलेंगे। वो टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर पोर्च की तरफ बढ़ गया। इसने स्कूल से आकर कपड़े बदले, फिर खाना खाने बैठ गई। वो जब से स्कूल से आई थी, इसकी माँ फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। आज राफिया भाभी ने कीमा मटर पकाया जो इसे बेहद पसंद था। वो सुकून से खाने में मगन थी जब अम्मी फ़ोन रख कर इसके करीब आई। इसका चेहरा हाथों में लेकर झटपट कई प्यार कर डाले। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? अम्मी वो भी यूँ बिला वजह प्यार करें? मरियम तो इतनी खुशनसीब होगी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। तू वाकई ऊंचे भागों वाली है जो तुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। मैं तो अभी जाकर शुक्राने के नफल अदा करती हूँ। हैं? कौन सा रिश्ता मिल गया अम्मी आपको? वो खाना छोड़कर अपनी माँ की तरफ मतवज्जो हो गई। जोया बेगम का फ़ोन था, शाम को मंगनी करने आ रहे हैं वो लोग। वो खुशी से इसे बता रही थी। वो हैरानी से इन्हें देख रही थी। वो जब इसे देखने आए थे तो एक ही जगह बैठी रही, अगरचे इसे बार बार चोर नज़रों से देखती तो रही थी, मगर बात करने की कोशिश नहीं की, और वो सब घर वालों के सामने बुरी तरह शर्मिंदा होती रही। सर, आपको मेरे घर का पता कहाँ से मिला? तुम्हारे बैंक अकाउंट से, वो बोले। जब इसने मुझसे कहा कि ये 4 बच्चों की माँ है तो। सर प्लीज़, आप मुझे शर्मिंदा करने आए हैं? मैंने तो ज़िद होकर झूठ बोला था कि आप। हाँ मालूम है मुझे, मगर वो एक झूठ मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जो कर गया। मुझे लगा मेरे बेटे के लिए तुम एकदम परफेक्ट लड़की हो। वॉट? इनकी बात पर वो भौंचकर सी रह गई, फिर एकदम शर्मा कर उठकर कमरे से बाहर चली गई। इसके सब घर वाले भी एक हफ्ते बाद काशिफ अलवी को देखने गए, और वो इसके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मगर इसका ख्याल था कि मिसेस जोया अलवी की इस रिश्ते में मर्जी शामिल नहीं। मगर आज इनका फ़ोन आ गया था। अम्मी तो बहुत खुश थीं और बेकरारी से रात का इंतज़ार कर रही थीं। रात को वो लोग चले आए, मंगनी की रिंग, जोड़े और ढेर सारी मिठाई के साथ। बुखारी साहब,
اگر آپ اجازت دیں تو میری بیوی مریم کو انگوٹھی پہنا دیں۔ جی بالکل شجاع صاحب، اب یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ بخاری صاحب نے مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ مسز الوی نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں ڈائمنڈ کی خوبصورت انگوٹھی پہنا دی، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ چلیں بھائی صاحب، اب جلدی سے شادی کی تاریخ رکھ دیں تاکہ ہم اپنی امانت کو جلدی سے گھر لے جائیں۔ اتنی جلدی نہیں بہن، ہمیں شادی کی تیاری کے لیے کچھ وقت تو دیں۔ شادی کی تیاری کرنا آسان تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھائی صاحب سوائے اپنی پیاری سی بہو کے، مگر پھر بھی 2 ماہ تو ضرور لگیں گے۔ ہاں مگر نے کہا اگلے سنڈے کو رکھ لیتے ہیں اور 2 ماہ میں جو تاریخ آپ کو مناسب لگے وہ دے دیں۔ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال کر اٹھ کر وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ دل تھا جو گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں رافیہ بھابی کے پاس چلی آئی جو کھانا لگوانے کا انتظام کر رہی تھیں۔ اسے دیکھتے بولیں، اے لڑکی، تمہیں کیا ہوا؟ منگنی کی اتنی قیمتی انگوٹھی پہن کر آئی ہو، جوڑا بھی بے حد خوبصورت ہے، تمہارا چہرہ تو خوشی سے سرخ ہونا چاہیے، یہ غم کی تصویر کیوں لگ رہا ہے؟ رافیہ بھابی، آپ لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ جس شخص کے ساتھ مجھے باقی تمام زندگی گزارنی ہے میں نے اس کی تصویر تک نہیں دیکھی اور نہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ کاشف نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کاشف نے تمہیں بینک میں دیکھا تھا، اس نے تمہیں اوکے کیا، تب ہی تو وہ لوگ ہمارے گھر آئے ہیں۔ وہ حیرانگی سے رافیہ بھابی کو دیکھنے لگی۔ کس قدر بے وقوف ہوں میں، اتنی چھوٹی سی بات میری عقل میں نہیں آئی، اس نے دل میں سوچا۔ باقی رہی تمہارے دیکھنے کی بات تو تمہیں زویا آنٹی سے کاشف کی تصویر مانگ کر دیتی ہوں، مگر میرا یقین کرو وہ آصف سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہے، بہت بولتا ہے، بہت زیادہ شوق ہے۔ ہم جب اسے دیکھنے گئے تو ہم سب سے یوں ملا جیسے ہم سب کو برسوں سے جانتا ہے۔ تم دیکھنا سب کی طرح وہ تمہیں بھی پسند آئے گا، رشک کرو گی تم اپنی تقدیر پر۔ مریم، اگر تم پورے 10 منٹ پہلے آ جاتی تو کاشف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، کیونکہ وہ حنان کو لینے آیا تھا۔ حنان کی کمپنی کا مالک کاشف کا دوست ہے۔ کاشف BA کرنے کے بعد MS کرنے کینیڈا گیا تھا۔ حنان کی کمپنی کے مالک نے بھی MS کینیڈا سے کاشف کے ساتھ ہی کیا۔ کاشف بتا رہا تھا کہ نہ صرف حنان کی پروموشن ہو جائے گی بلکہ کمپنی کی طرف سے حنان کو گاڑی بھی جلد مل جائے گی۔ تمہاری شادی کی تیاری کرنے کے لیے رکشہ ٹیکسی کے پیچھے خوار نہیں ہونا پڑے گا، رافیہ بھابی پورے جوش سے بتا رہی تھیں۔ ویسے بھابی، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے اسکول سے آنے کا یہی وقت ہے، آپ کسی بہانے سے اسے 10 منٹ اور روک لیتی۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولی، یار مریم، میں نے اپنی پوری کوشش کی مگر وہ رکا ہی نہیں، چائے تک نہیں پی، کہہ رہا تھا کہ اسے دیر ہو جائے گی۔ پھر حنان تیار کھڑے تھے، اب حنان کے سامنے میں اس سے یہ تو کہنے سے رہی کہ رک جاؤ، میری نند تمہیں دیکھنے کے لیے مرے جا رہی ہے۔ رافیہ بھابی آنکھوں میں شرارت لے کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تخت پر مضطرب سی بیٹھ گئی۔ بھابی، آپ نے تصویر بھی نہیں مانگی ہوگی؟ مانگی تھی، کہہ رہا تھا میں بھول آیا ہوں، 1-2 دن میں دے جاؤں گا۔ کب دے کر جائیں گے؟ پرسوں سنڈے کو تو ہمارا نکاح ہے۔ وہ بالکل مایوس ہو گئی اور پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات کے لیے روٹیاں ڈال رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ وہ آنچ ہٹکی کر کے فون سننے کے لیے چلی آئی۔ ہیلو، آداب، دوسری طرف شوخی سے کہا گیا۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ جی، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ حنان ہے گھر پر؟ جی نہیں، حنان بھائی تو نہیں ہے، مگر مجھے تو بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ وہ جیسے ہی گھر واپس آئے میں بتا دوں گی، آپ اپنا نام بتا دیں۔ حنان سے کہنا کاشف الوی کا فون آیا تھا، کہہ دیں گی نا؟ وہ ایک دم ہوش میں آئی، فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا کہیں گی؟ دوسری طرف سے شوخی سے پوچھا گیا۔ یہی کہ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ دوسری طرف وہ کھلکھلا کر ہنسا، پھر بولا، کیا میرا نام بہت مشکل ہے جو لیا نہیں جا رہا؟ نہیں تو؟ وہ گھبرائی۔ میں نے سنا ہے آپ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں؟ نہیں تو، میں تو صرف تصویر۔ وہ ایک بار پھر بوکھلا گئی۔ تصویر چھوڑیں، میں خود آ جاتا ہوں، جی بھر کے دیکھ لیجئے گا مجھے۔ نہیں پلیز، گھر پر مت آئیے گا۔ وہ بدحواس ہو گئی۔ مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں اور آپ مہمان کو گھر آنے سے روک رہی ہیں مریم؟ میں گھر میں اکیلی ہوں اس لیے منع کر رہی ہوں، ابو یا حنان بھائی ہوتے تو میں منع نہ کرتی۔ اس کے شرمندہ کرنے پر وہ روحانسی ہو کر بولی، آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ویسے سب گھر والے آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ وہ کل نکاح ہے نا، اسی کی تیاری کے سلسلے میں۔ وہ بولتے بولتے شرم سے ایک بار پھر لب دبا گئی۔ آپ نے BA B.Ed کے بعد جاب کی، آگے کیوں نہیں پڑھا؟ امی کو میرا یونیورسٹی جانا پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، امی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ تم پر تو آنٹی کو مان اور اعتماد ہونا چاہیے۔ جی، وہ حیران ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ ابھی کیا کر رہی تھی؟ میں روٹیاں ڈال رہی تھی۔ آپ روٹی گول بناتی ہیں یا چکور؟ اسے لگا وہ
घंटों इससे बातें कर सकता है। वो कब से इससे बातें कर रहा था और इसे अजनबियत महसूस नहीं हो रही थी। क्या मैंने फिर कोई मुश्किल सवाल कर दिया जो आप खामोश हो गई? वैसे मुझे गोल रोटी पसंद है। आपको कैसी रोटी बनानी आती है? इसे महसूस हुआ था दूसरी तरफ वो मुस्कुरा रहा था। गोल ही आती है और मुझे रोटियां डालनी है। देर हो रही है, इसलिए अल्लाह हाफिज़। एक मिनट मरियम। वो फ़ोन रखते रखते रुक गई। निकाह के बाद राफिया इसे थाम कर स्टेज पर लाई थी, फिर इसे इस शख्स के पहलू में बिठाते हुए शरारत से बोली, लो देख लो अपने शरीके सफ़र को और मुझे बताओ, क्या हमारी पसंद वाकई लाजवाब नहीं है? इसने गर्दन तिरछी करके अपने पहलू में बैठे शख्स को देखा, जिससे अभी 15 मिनट पहले इसका निकाह हुआ था। जो चेहरा इसके सामने आया, इसे देखकर वो धक से रह गई। पलकें झपकाए बगैर किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह इसे देख रही थी। तुम? इसके होंठ दायरे की शक्ल में गोल रह गए। दिल पहलू में अचानक कैद हो जाने वाले परिंदे की तरह फड़फड़ाया था। ये कैसा मजाक किया था इसकी तकदीर ने इसके साथ। देखें, पलकों को झुकाएं, क्योंकि सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हैं। अब तो हमारा रिश्ता जुड़ गया है। मुझे बाद में जी भर कर देख लीजिएगा। काशिफ अलवी ज़रा सा इसकी तरफ झुक कर शरारत से मुस्कुराता बोला। वो एकदम ही होश में आई। इसने ना सिर्फ पलकों को झुकाया बल्कि बेख्तियार चेहरे का रुख राफिया भाभी की तरफ करके इनके दोनों हाथों को थामा। क्या हुआ मरियम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राफिया भाभी इसके सर्द पड़ते हाथों को महसूस करके फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखने लगी। वो राफिया भाभी, आंसुओं का गोला इसके हल्क में फंस गया और इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। राफिया भाभी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज़ मुझे अंदर कमरे में ले चले, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। इसे बहुत मुश्किलों से आंसुओं को पलकों के पीछे धकेला। आसिफ, जाकर अपनी मम्मा से कहो कि वो आकर रस्में अदा करें। मरियम का सुबह से बीपी लो है और मुझे लग रहा है कि मज़ीद लो हो गया है, राफिया भाभी ने कहा। काशिफ अलवी के भी चेहरे की रंगत देखकर वो परेशान हो गई। स्टेज पर जोया आंटी के साथ इनके रिश्तेदार खवातीन भी चली आईं। पहली रस्म जोया आंटी ने की, फिर एक के बाद एक इनकी रिश्तेदार खवातीन करने लगी। मिठाई से इसका दिल बुरी तरह ख़राब हुआ। इसे महसूस होने लगा कि अब इसे क्या हो जाएगी। इसने राफिया भाभी का हाथ थामा। प्लीज़ भाभी, इन लोगों से कहें बस करें, मेरा सर चकराने लगा है। बस 10 मिनट और मेरी जान, वरना ये लोग बुरा मान जाएंगे। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर इसका सर बुरी तरह चकराने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिल उछल कर हलक में आ गया। इसने लबों पर हाथ रख कर कह को रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर जब इसे रोकने में नाकाम रही तो मुंह नीचे करके झुकी और दूसरे ही पल इसे कह हो गई। कह होने से ना सिर्फ इसका अपना लहंगा बल्कि करीब बैठे काशिफ अलवी के जूते और पैंट भी खराब हो गए। स्टेज पर एकदम हलचल मच गई। काशिफ भी घबरा कर खड़ा हुआ। राफिया, इसे अंदर रूम में लेकर चलो, और काशिफ तुम ज़रा किसी अच्छे से डॉक्टर का इंतज़ाम करो। जोया आंटी ने इसे थाम कर सोफे से उठाया, फिर राफिया भाभी और जोया आंटी इसे थाम कर रूम में ले आईं। राफिया, इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ऊपर से सब खवातीन इसे मिठाई खिलाती नहीं, इसकी तबीयत तो ख़राब होना ही थी। जोया आंटी ने पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। आंटी, अगर हम रस्म रोकते तो आपके घर की खवातीन बुरा मानती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे कहती तो। इसका बीपी सुबह से लो था, मुझे नहीं मालूम था इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। राफिया भाभी परेशानी से इसे देख रही थी। तभी रूम में इसकी अम्मी आई। वो माँ के कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नज़र इसके नसीब को लग गई थी। वो कैसे बताती इन्हें, जिसे वो लोग अच्छा अच्छा कह रहे थे, वो शख्स तो बहुत बुरा है। ये कैसा जीवन साथी चुना था उन्होंने इसके लिए। अरे अरे, क्या हुआ है तुझे? अभी रुखसती थोड़ी हो रही है जो तू यूँ रो रही है। इसकी अम्मी बौखला कर इसे चुप करवाने लगी। कमरे में आहिस्ता आहिस्ता और खवातीन भी जमा होना शुरू हो गई। तभी हन्नान के साथ डॉक्टर अंदर आया। फिर इसका चेकअप करके बोला, प्लीज़ आप लोग कमरे से बाहर चले जाएं, क्योंकि इनका बीपी बेहद लो हो गया है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, ये सो जाएंगी। मगर डॉक्टर साहब, ये अचानक हुआ क्या? इसकी माँ हैरानगी से डॉक्टर को देखने लगी। बीपी तो अक्सर इसका लो हो जाता है, मगर यूँ उल्टियाँ कभी नहीं हुई। मुझे लगता है इन्हें शदीद जहनी धचका लगा है, जो इनका बीपी खतरनाक हद तक लो हुआ। शदीद जहनी धचका? सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और दरवाजे में खड़े काशिफ ने अजियत से निचला होंठ दांतों से काटा। इसे ये तो मालूम था कि वो इसे अपने शोहर के रूप में देख कर झटका महसूस करेगी, मगर इस बात का सब इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसकी हालत इतनी ख़राब हो सकती है। काशी, चलो, आसिफ तुम्हारे कपड़े और जूते ले आया है, चल कर बदल लो। शुजा अलवी इसके करीब खड़े इससे मुखातिब थे। वो गहरा सांस लेकर इनके पीछे चल दिया। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो सब लोग मैरिज हॉल से बुखारी हाउस चले आए। मरियम को होश आ गया था। सब लोग इससे मिलकर अब सुकून से ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। राफिया भाभी सबको चाय देकर खाली ट्रे उठाई किचन की तरफ बढ़ी। वो भी उठकर इनके पीछे आया। भाभी, मैं 10 मिनट के लिए मरियम से मिलना चाहूँगा। देखो काशिफ, बुरा मत मानना, हमारे घरों में यूँ लड़के लड़की का आपस में मिलना बुरा समझा जाता है।
اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں کبھی ملنے کی ضد نہ کرتا. اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو بے شک آپ میرے ساتھ. یار کاشف، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے. حنان نے اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کی، پھر اس کا رخ موڑ کر بولا، وہ جو سامنے کمرے کا دروازہ ہے وہ مریم کا ہے. جاؤ جا کر مل لو اس سے. حنان، اگر امی ابو کو پتہ چلا تو انہیں برا لگے گا. بیوی ہے وہ اب اس کی، ان لوگوں کا نکاح ہوا ہے. اس کی طبیعت خراب ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پریشانی تو ہوگی. تم جاؤ کاشف، مل لو اس سے جا کر. حنان نے کہا. تھینک یو سو مچ حنان، تم نے میری پریشانی کو سمجھا. اس نے حنان کے ہاتھوں کو تھام کر ممنون انداز میں کہا. وہ جو آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی. پھر کاشف کو اندر آتا دیکھ کر بوکھلا کر اٹھ بیٹھی. تکیے پر رکھے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر اوڑھا. وہ جو سمجھ رہی تھی کہ سب ہی اس سے مل کر جا چکے ہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، اس لیے ایزی انداز میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی. آپ کو کمرے میں آنے سے پہلے نوک تو کرنا چاہیے تھا. اتنی بھی تمیز نہیں ہے آپ کو. اس کی آواز میں طنز اور غصے کی آمیزش تھی. نوک کر کے غیروں کے کمرے میں جایا جاتا ہے. تم تو میری اپنی پرچھائی ہو، میرے وجود کا حصہ، میری ہم سفر، میری شریک سفر. لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. وہ شرارت بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا، اس کے غصے کو بالکل نظر انداز کر کے بہت سکون سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کو جتا گیا. ہاں اب بتاؤ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو بہت اپنائیت سے چھوا. مریم کے وجود میں ایک دم بجلی سی دوڑ گئی. وہ اس کی اتنی جرت پر بوکھلا کر بیڈ کے دوسری طرف اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اپنی حد میں رہیں کاشف الوی، کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے ہیں؟ وہ غصے سے گررائی. پہلی بات تو یہ ہے میں اپنی حدود کے اندر ہوں. اپنی بیوی کے بیڈ پر بیٹھنا اور اس کی عیادت کرنا کوئی جرم نہیں. دوسری بات، میں حنان سے اجازت لے کر تمہارے کمرے میں آیا ہوں. وہ ایک بار پھر اس کے غصے کو نظر انداز کر کے بولا. اوہو، وہ کیوں آپ کو اپنی سر آنکھوں پر نہیں بٹھائیں گے؟ آپ ہی کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی پوسٹ ملی ہے، گاڑی ملی، اور کچھ عرصے بعد بنگلہ بھی مل جائے گا. کمپنی کی طرف سے ہی تو ہے یہ سب، آپ کی عنایت. آخر وہ کینیڈین کمپنی کا مالک آپ کا جگری دوست ہے. وہ غصے سے ایک دم پھٹ پڑی. مریم، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم میرے ساتھ ساتھ حنان کو بھی شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہو. میں تمہاری عیادت ہی نہیں، تمہارے شک اور غلط فہمی کو دور کرنے یہاں آیا تھا. میں شک نہیں کر رہی آپ پر، مجھے یقین ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے 3 بار اس لڑکی کو آپ کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرتے دیکھا ہے. کوئی نہ کوئی چکر تو ہے آپ کے درمیان. وہ کاٹدار لہجے میں بولی. کوئی چکر نہیں ہے ہم دونوں کے درمیان. اور وہ لڑکی نہیں، عورت ہے، شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں، اپنی ساس اور نند کے ساتھ رہتی ہے. اس کا شوہر آفس کانٹریکٹ کی طرف سے 5 سال کے لیے ناروے گیا ہوا ہے. وہ میرے آفس میں میرے ماتحت کام کرتی ہے. اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بس اسی لیے اس کا خیال رکھتا ہوں تاکہ آفس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر اور بچوں کو دے سکے. اس کے شوہر کو اعتبار ہے مجھ پر. اچھا، وہ جو میرے اسکول کے قریب رہتی ہے، اس کے شوہر کو بھی اعتبار ہے؟ کون؟ مسز رحیلہ ملک. دماغ تو درست ہے تمہارا. میری ماں کے برابر ہیں وہ. انہیں جوڑوں کے درد کا مرض ہے. وہ مجھے کہتی ہیں تو کبھی کبھی انہیں ڈراپ کر دیتا ہوں. اس کی بات پر وہ استہزائیہ ہنس پڑی. پھر کاٹدار نظروں سے اسے گھورتے بولی. کوئی آپ کی ماں کے برابر ہے، کوئی بہن. کسی کا شوہر باہر گیا ہے، پورے جہاں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے آپ نے. ایک آپ ہی اچھے انسان ہیں اس دنیا میں، باقی سب تو بے ایمان ہیں، ہے نا؟ آپ کو کیا لگا آپ یہاں آ کر مجھے کہانیاں سنائیں گے اور میں یقین کر لوں گی؟ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی سیاہ گہری آنکھیں بھی اس کا مذاق اڑا رہی تھیں. اس کی گہری طنزیہ باتوں نے کاشف کو بری طرح پتنگے لگائے. وہ بھڑک کر بیڈ سے اٹھا. تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں؟ سب جانتا ہے وہ میرے بارے میں. نہیں ہے مجھے حنان بھائی پر اعتماد، کیونکہ دولت اور عہدہ اچھے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے. وہ نفرت اور حقارت سے اسے دیکھتی اپنے زہریلے الفاظ کے تیر سیدھے اس کے دل میں اتار گئی تھی. وہ جی جان سے جل اٹھا. مریم، جی تو کر رہا ہے ایک زوردار تماچا تمہارے منہ پر رسید کر دوں تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں، دماغ کے سارے ڈھیلے پرزے اپنی جگہ پر آ جائیں. جب تمہیں اپنے سگے باپ جیسے بھائی پر اعتبار نہیں تو مجھ پر کیا خاک بھروسہ کرو گی؟ یوں کرو، میرے کردار کی تحقیق اور انکوائری کر لو. کاغذ لاؤ، میں تمہیں ہر ایک کا ایڈریس لکھ دیتا ہوں. اس نے جیب سے پین نکالا. وہ پلٹ کر وارڈروب سے اپنی ڈائری نکال لائی. پھر اس کی طرف بڑھائی. یہ لیں. اس نے ڈائری تھامے اپنے دل میں اٹھنے والی گسیلی لہروں کو دبا کر شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا، مگر وہاں اسے غصے کی پرواہ کہاں تھی. اس نے ڈائری پر جلدی کچھ لکھا، پھر ڈائری غصے سے اس کے قدموں میں پھینک دی. اب اگر یقین نہ آئے تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں ڈائیورس پیپر بھیج دوں گا. وہ غصے سے بھرا کھٹ کھٹ کرتا کمرے سے باہر گیا تھا اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گیا.
اس کے پہلے دروازے کو اور پھر ڈائری پر موجود اس تحریر کو دیکھا جہاں وہ ناموں کے ساتھ ان لوگوں کے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر اسے دے گیا تھا۔ تو کاشف الوی صاحب، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کے کردار کے خلاف گواہی دی تو کیا میں خود آپ سے ڈیورس لے لوں گی؟ وہ پرسکون ہو کر پلکوں کو موند گئی۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ پورا کمرہ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ وہ دلہن بنی سیج پر گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ دل بری طرح خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کاشف الوی کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی۔ دل جو پہلے ہی معمول کی رفتار سے تیز دھڑک رہا تھا، اب اس کے قدموں کی آواز سن کر پہلے سے زیادہ بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے صوفے پر اپنا کوٹ اچھالا، پھر وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد واش روم سے کپڑے بدل کر نکلا۔ اس کا سجا سنورا روپ اوپر سے حیرانی سے پہلے لبالب پانیوں سے بھری سیاہ گلافی آنکھوں نے کاشف کے وجود میں ہلچل مچائی۔ اوپر سے کمرے میں گونجتا اس کے چوڑیوں کا شور اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹائے اس کے کڑوے لہجے میں بولا، آج ساری رات یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ کیا کپڑے نہیں بدلو گی؟ نہ بدلنا چاہو تو تمہاری مرضی، یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے ایک سرخ ڈبہ اس کے قدموں کے پاس اچھالا۔ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ڈبہ قدموں کے پاس سے اٹھایا۔ چوڑیوں کا شور ایک بار پھر گونجا۔ مریم پلیز ان چوڑیوں کو اتار دو۔ اول تو مجھے ان کا شور پسند نہیں، دوسرا باہر کے لوگ اس کا شور سن کر سمجھیں گے کہ میں۔ اس کے ادھورے جملے نے بھی اس کی شریانوں میں خون کی رفتار کو تیز کر دیا۔ کس اعلیٰ درجے کی بے مہری اور بے گانگی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ کیا کوئی دلہا پہلی ہی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ مانا کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اس کی غلطی کی ایسے ناقابل معافی سزا؟ وہ بری طرح کلس کر اپنا لہنگا چٹکیوں سے تھام کر بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ پھر جب واش روم سے باہر آئی تو نہ صرف کپڑے بدل چکی تھی بلکہ تمام زیورات اور چوڑیاں بھی اتار دی۔ اس نے تمام زیورات کو احتیاط سے بیڈ کی سائڈ والی دراز میں رکھا، پھر بیڈ سے تکیہ اٹھائے ایک سلگتی نظر کاشف الوی پر ڈالی جو بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر بازو رکھے شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کر دینے پر دہک کر آتش فشاں ہو رہی تھی۔ اپنی توہین پر چہرہ لال بھبوکا تھا۔ اس نے دانت پیس کر تکیہ کارپٹ پر پٹکا، پھر خود نیچے لیٹنے ہی لگی تھی جب اس کا بازو کاشف کے مضبوط شکنجے کی زد میں آ گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اس کو بیڈ پر گھسیٹا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے؟ سارا گھمنڈ ہاتھ میں تھما دوں گا، سمجھی؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، معافی مانگنے اور معذرت کرنے کے بجائے نخرے دکھا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے حسن پر مر مٹا ہوں؟ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ اس گھمنڈ کو بھی دل سے نکال دو کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا۔ میں نے تو تم سے شادی کی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہارے وجود پر۔ اگر مجھے حنان کی دوستی کا پاس نہ ہوتا، تمہارے باپ کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو قسم ہے مجھے میری ماں کی، جس طرح تم نے میری عزت، میرے وقار کے دھجیاں اڑائی، میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ڈائیورس پیپر تمہارے ہاتھ میں تھما دیتا۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر اس پر الٹ پڑا۔ مریم کا ایک لہجے کو جیسے سارا خون ہی خشک ہو گیا۔ خوف سے دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس کے جلالی اور جارحانہ انداز پر لب بستہ بیٹھی رہی۔ دیکھیں کاشف پلیز مجھے غلط مت سمجھے۔ جس طرح آپ اپنی شریک حیات میں کسی قسم کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر صرف جسٹ شٹ اپ مریم۔ وہ ایک دم مشتعل ہو کر دھاڑا، میرے مقابل آؤ گی؟ اب تم میری برابری کرو گی؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے درستی سے استفسار کیا۔ اس کے نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مردوں جیسی ہمت اور طاقت تو لاؤ اپنے اندر، مرد کی برابری کرو گی؟ وہ برہمی سے پھنکارا۔ ابھی بہت اکڑ رہی تھی نا، تنتنا دکھا رہی تھی مجھے تو یہ لو۔ اس نے دھکا دے کر اسے بیڈ سے نیچے گرایا۔ یہی اوقات ہے تمہاری، نیچے سو، خبردار اگر میرے بیڈ پر قدم رکھا، اور ہاں جا کر بے شک ساری دنیا کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ہمت تم میں بتانے کی؟ صبح میں سب کو خود بتاؤں گا۔ احساس اذیت اور احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی بے چارگی پر اسے شدت سے رونا آیا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر کو جھٹکتی آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی جو بے آواز بہہ رہے تھے۔ اس کی دھونس، سختی اور اذیت بھری رفاقت کو برداشت کرنا اس کی مجبوری بن گئی کہ وہ واقعی اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی اس کا۔ وہ انگلیوں کو مروڑتی بری طرح سلگتی کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جانے کب اسے نیند آ گئی کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ تو کئی دنوں کی تھکی ہوئی تھی۔ جانے وہ رات کے کس پہر سوئی کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھلی۔ آنکھ تو تب کھلی جب زویا آنٹی نے اس کا کاندھا تھام کر جگایا۔ چلو بیٹا اب اٹھ جاؤ، صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ تمہارے گھر سے فون آ گیا ہے، وہ لوگ آتے ہوں گے۔ ویسے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا آنکھوں میں رت جگہ کا خمار ہے؟
जोया आंटी शरारत से मुस्कुराई। बौखला कर तकिए पर पड़ा अपना दुपट्टा ओढ़ती वो बुरी तरह चौंक गई। वो तो रात नीचे, फिर बेड पर किस तरह? इस बात को सोचकर वो सारी रात परेशान रही थी और रोती रही थी। वही बात वो किस खूबसूरती से छुपा गया। बेड पर कदम ना रखने का हुक्म देकर अब जोया आंटी के कमरे में आने से पहले खुद ही इसको बेड पर मुंतकिल करके खुद जा चुका था काशिफ अलवी। अब इस बात को सबसे छुपाएंगे कि हम दोनों के दरमियान। चलो ठीक है। इसने गहरा सांस लिया। काशिफ बता रहा था कि रात को तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इसने तुम्हें सुबह नहीं उठाया। मुझे भी मना किया था, मगर अब तुम्हारे घर से फ़ोन आ गया, इसलिए जल्दी से नहा धो कर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम करवाती हूँ। वो प्यार से इसका गाल थपथपा कर मुस्कुराई, कपड़े इसे थमा कर बाहर की तरफ बढ़ी और वो भी कपड़े उठाकर वॉशरूम में जल्दी से घुस गई। फिर रात को वो वलीमे की तकरीब में भी सबसे नॉर्मल अंदाज में मिला। राफिया भाभी और आसिफ की छेड़छाड़ पर ऊंचे ऊंचे कहके लगाए। हन्नान भाई के साथ बातें करता तकरीब में शामिल हर फर्द से फर्दन फर्दन मिलता रहा। वो कहीं से भी तो इस रात वाला जालिम और जाबिर काशिफ नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि इसके मुकाबले सबको सब ठीक है कर यकीन दिलाने में इसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार आंखों में आंसू मचले। कितनी ही बार वो घबराहट का शिकार हुई और फोटो सेशन के दौरान पोज बनाते हुए वो जब इसके करीब होता तो कई बार बौखला गई। जगह जगह वो इसे टोकता। मुंह क्यों बना रखा है? थोड़ा मुस्कुराओ, नजरें फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो? पलके को झुकाओ। और इसे लगा वो बहुत बड़ा और मजा हुआ अदाकार है। इसे इस घर में एडजस्ट होने में कोई दिक्कत और मुश्किल पेश नहीं आई थी। सब घर वाले ही इससे प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। बगौल जोया आंटी के, इन्हें तो एक ज़माने बाद एक प्यारी सी बेटी मिल गई थी। डैड थे जो अब्बू की तरह ही शफकत और नरमी से बात करते। आसिफ था जो हर वक्त छेड़छाड़ करता रहता। सच मरियम भाभी, आपके आने से हमारे घर में रोशनी आ गई। मेरी बहन होती तो वो आपकी तरह मेरा ख्याल रखती। मेरे मुंह से निकला नहीं कि मेरा ये खाने को दिल चाह रहा है, वहाँ आपकी तरह वो किचन में दौड़ लगाती। अगर काशिफ की जगह तुम्हारी बहन होती तो वो भी जैसे मैं हन्नान भाई को छोड़ कर आई हूँ वैसे तुम्हें छोड़कर ससुराल चली जाती। क्या बात है, आज हन्नान भाई याद आ रहे हैं? हाँ, वो उदासी से मुस्कुराई। चलें आपके घर हो आते हैं। नहीं, आज नहीं, कल चलेंगे। अगर घर याद आ रहा है तो चली जाओ मरियम, जाकर मिल आओ। वो लोग भी तुम्हारे लिए उदास होंगे। वो जोया आंटी को देख कर रह गई। वो एक माँ की तरह ही ख्याल रखती। सिर्फ काशिफ अलवी था जो इससे सीधे मुंह बात न करता। सबके सामने तो यूं पोज करता जैसे इसके साथ बहुत अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है, मगर तन्हाई मिलते वो ऐसे अजनबी बन जाता। रात के खाने पर सब ही जमा थे जब वो डैड से बोली, आज मेरी आखिरी छुट्टी थी, कल से मुझे स्कूल ज्वाइन करना है। आप मुझे बताएं, मैं स्कूल ज्वाइन करूं या? वो कमरे में आया तो वो वार्डरोब के पास खड़ी इसके कल के लिए कपड़े निकाल रही थी। इसे देखते ही बोली, मैंने कल आपसे पूछा था, जब भी इनकार कर देते। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब बहस मत करो। वो कंधे उचकाकर बेड पर बैठकर फाइल देखने लगा। काशिफ, क्या आप सारी ज़िंदगी मुझसे यूं ही नाराज़ रहेंगे? वो बुरी तरह चिढ़ गई। देखो, मुझे इस फाइल को देखना है, ये बहुत अहम है मेरे लिए, इसलिए शोर मत करो। काशिफ भाई, हन्नान भाई आए हैं। आसिफ दरवाजे से इतला देता वापस मुड़ गया। काशिफ उठकर यूं भागा जैसे बरसों पुराना दोस्त आया हो। अभी तो वो इससे कह रहे थे इसके लिए ये फाइल अहम है। जब वो चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आई तो दोनों ही टेबल पर रखी गुलाबी फाइल को डिस्कस कर रहे थे। देखो हनान, तुमने इस जगह गलती की है, इस अहम पॉइंट को भी नज़रअंदाज कर गए और देखो अब इस मसले को यूं हल करो। तो वाकई जीनियस है यार, मैं पिछले 3 दिन से इस फाइल पर सर खपा रहा हूँ और तुमने ये मसला 15 मिनट में हल कर दिया। सच, अगर तू ना होता तो मैं इस पोस्ट पर काम कर ही नहीं सकता था। कई मसलों के हल के लिए मुझे तुमसे मदद लेनी पड़ती है। यार हन्नान, लोग तो पहले ही ये समझते हैं कि मैंने तुम्हें ये पोस्ट अपना मतलब निकालने के लिए दिलवाई है। हालांकि मुझे जोसेफ ने कहा था कि इसे एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। इत्तेफाक की बात है कि तुम इसकी कंपनी में ही काम करते थे, मगर अब तुम्हारी बातें लोगों के शक को यकीन में बदल देंगी। वो कुन अखियों से इसे देखता इस पर गहरी चोट कर गया। चाय का कप थमाते इसका हाथ बुरी तरह कपकपाहट का शिकार हुआ। वो घबरा कर पलके चुका गई। कौन कहता है ऐसा? मुझे इसका नाम बताओ। इसको इतनी गालियाँ दूंगा कि इसे छठी का दूध याद आ जाए। वो खिफ़्फ़त से बुरी तरह सुर्ख हो गई और काशिफ का कहका कमरे की छत को फाड़ गया। तुम सच में गालियाँ दोगे इसे? अरे, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। तुम नाम तो बताओ। भाई, घर में सब तो ठीक है ना? वो शर्मिंदगी से अटक अटक कर बोली। हाँ, सब ठीक हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं। काशिफ, शट यार, तुम हमारे घर की सारी रौनक समेट लाए हो। हमारे घर में तो एकदम सन्नाटा छा गया। क्यों? जो तुम्हारे 2 सपूत हैं वो शोर नहीं करते, मुंह पर टेप लगाए रखते हैं क्या? नहीं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? यार, मुझे कभी अरमान था कि मेरी भी कोई बहन होती, मगर अब ये अरमान नहीं रहा, क्योंकि अगर तुम अपने बारे में मरियम के ख्यालात जान लो तो
کیا مطلب ہے تمہارا؟ حنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مریم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ اس نے سہم کر ہراساں نظروں سے کاشف کی طرف دیکھا۔ اس کی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا۔ خوشی سے بے ہوش ہو جاؤ گے۔ پھر جیسے بہن کو رخصت کرتے وقت تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو میں تو بچ گیا اس تکلیف سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ہاں یار کاشف، اس کی وجہ سے تو مجھے تم جیسا دوست نما بھائی ملا۔ میرا ارمان پورا ہو گیا کہ میرا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ میری پیدائش کے 4 سال بعد میرا بھائی پیدا ہوا۔ وہ 1 سال کا تھا جب اسے ٹائیفائڈ ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی وفات کے 4 سال بعد مریم پیدا ہوئی۔ یہ مجھ سے پورے 9 سال چھوٹی ہے، مگر میں نے اسے بہن سے زیادہ اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا۔ خوش نصیب ہے مریم جسے تم جیسا اچھا جیون ساتھی ملا۔ کیا معلوم یار حنان، تمہاری بہن اس سے الگ سوچتی ہو۔ کیا مطلب؟ حنان ایک بار پھر چونکا۔ حنان، یہ مجھ سے کئی دنوں سے میکے جانے کی ضد کر رہی ہے، میں اسے ٹال رہا تھا۔ اب تو یہ مجھے ظالم جابر نہ جانے کیا کیا سمجھتی ہے۔ ویسے تو میں سوچ رہا تھا کہ کل آفس جاتے ہوئے اسے چھوڑتا جاؤں گا، مگر تم آئے ہو تو اسے ساتھ لے جاؤ، ورنہ تمہارے جانے کے بعد مجھ سے جھگڑا کرے گی۔ نہیں یار، مریم بہت صابر لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ تم سے جھگڑا کرے گی۔ مذاق کر رہے ہو تم اسے اتنا معصوم سمجھتے ہو، ویسے یہ اتنی معصوم ہے نہیں۔ وہ جس طرح حنان بھائی کے سامنے اس پر طنزیہ گفتگو کر رہا تھا، اس کا زمین میں دفن ہو جانے کا دل چاہ رہا تھا۔ تم کہہ رہے ہو تو مان لیتا ہوں۔ ویسے کاشف، تم واقعی گریٹ ہو۔ امی نے تو مجھ سے آتے آتے کہا بھی تھا کہ مریم کو لیتے آنا، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مریم، آئندہ میں کاشف کے منہ سے یہ نہ سنوں کہ تم نے جھگڑا کیا ہے۔ اب جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ حنان بھائی خفا خفا سے بولے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے بمشکل خود کو گھسیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ لب بھینچ کر اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر سر کو جھٹک کر حنان کی طرف متوجہ ہوا۔ بے شک تم اس کے بھائی ہو، مگر اب وہ میری بیوی ہے، تمہیں اسے یوں نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ میں کہ جا کر رہنا تو اس کا حق ہے۔ حنان کھلکھلا کر ہنسا۔ مجھے تمہاری یہی بات اچھی لگتی ہے، تمہاری کسی کا خیال رکھتے ہو، پھر وہ تمہاری بیوی ہے۔ فکر مت کرو، جاتے ہوئے اسے آئس کریم کھلا کر لے جاؤں گا، موڈ ٹھیک ہو جائے گا اس کا۔ اسے میکے آئے پورے 12 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران ایک بار زویا آنٹی آصف کے ساتھ اس سے ملنے آئی تھی، مگر وہ جو اس کے تن من اور دھن کا مالک تھا، اس نے پلٹ کر خبر نہ لی، فون تک نہ کیا، خود ہی زبردستی سے میکے بھیج دیا۔ آصف اسے لینے آ گیا تھا۔ آج بھی کیوں آئے ہو؟ کیونکہ آپ کے شوہر صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود ماما نے کہا کہ جا کر لے آؤں تو میں آ گیا آپ کو لینے۔ واٹ؟ کاشف کی طبیعت خراب ہے؟ کیا ہوا انہیں؟ پریشانی سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ارے بھابھی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں معمول کا زکام ہے جو بے احتیاطی کی وجہ سے بخار میں بدل گیا۔ اب جا کر دیکھ بھال کریں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ گھر آئی تو زویا آنٹی کاشف کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بولی، ڈاکٹر آ کر دیکھ کیا ہے؟ انجیکشن لگا گیا ہے، ٹیبلٹ اور سیرپ بھی دے دیا گیا ہے، اس لیے فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپ تھپا کر بولی، پھر کمرے میں جاتے ہوئے بولی، جب تک بخار کم نہ ہو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہنا۔ زویا آنٹی کے کمرے سے جاتے ہی وہ بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے پریشان ہو کر اس کی پیشانی کو چھوا جو تیز بخار سے جل رہی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ پٹیاں رکھتی رہی، مگر بخار کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ وہ تیز بخار میں پلکیں موندے پانی مانگ رہا تھا۔ اس نے پانی گلاس میں ڈالا، پھر اسے پکارا، کاشف پانی پی لیں، مگر اس کے وجود میں ہلچل نہیں ہوئی۔ اس نے اس کا کاندھا ہلایا، کاشف پانی۔ اس نے اپنی گلابی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ذرا سا اٹھنے کے لیے اس کا سہارا لیا۔ اس کا گرم انگاروں کی طرح دہکتا وجود اس سے مس ہوا، اس کے بدن میں ہلچل ہوئی۔ اس کے مضبوط فولادی وجود کو ایک پل کو بھی اپنے کمزور بازوؤں پر سنبھال نہیں پائی تھی، سو اس کے ساتھ خود بھی بری طرح ڈول گئی۔ اس کی کمر اور گردن کے نیچے اس کا بازو تھم گیا۔ وہ اس کے دہکتے سینے سے آ لگی اور اپنا بازو اس کے مضبوط وجود کے نیچے سے نکالنے کی کوشش میں اس کے مزید قریب چلی آئی، مگر تمام زور لگانے کے بعد بھی وہ اپنا بازو نکال نہ پائی اور اسی کوشش میں لگی تھی جب اچانک اس نے کروٹ بدل کر اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ وہ بھونچ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہوش میں تھا یا مدہوش، وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ پرسکون نیند بھی سو گیا، مگر اس کی نیند اڈال ہو گیا۔ وہ بے یقین نظروں سے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کافی دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو دھیرے سے چھوا جو اب سرد ہو رہا تھا۔ اس کا وجود نہ صرف سرد پڑ گیا تھا بلکہ بخار کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھ کر گہرا سکون کا سانس لیتے ہوئے پلکوں کو سکون سے موند کر سو گئی۔ وہ رات کے کھانے کے لیے اپنے کمرے سے آ کر جو ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو ماما اس سے بولی، کاشف تمہیں معلوم تھا نا کہ آج مریم کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے؟ ماما، میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس نے مصروف انداز میں ڈش سے چاول نکالے۔ بھاڑ میں گئی اہم میٹنگ؟ تمہاری اہم میٹنگ اس بچے سے زیادہ اہم نہیں؟ اس نے چونک کر غصے سے تنے ماما کے چہرے کو دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر بولا،
میں نے مریم سے کہا تھا وہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جائے. وہ میرے ساتھ تو تب جاتی نا جب میں گھر پر ہوتی. میں تو بازار گئی تھی اور جب آئی تو ڈاکٹر شکیلہ کی OPD کا وقت ختم ہو گیا. مجھے انہیں کال کر کے گھر بلانا پڑا کیونکہ مریم کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی. وہ درد سے رو رہی تھی. جانتے ہو ڈاکٹر نے مجھ سے کیا کہا؟ تمہاری ذرا سی بے پرواہی اس کی اور اس کے بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. وہ روم میں سلپ ہو گئی تھی. اس نے تمہیں کال کی مگر تم نے کہا تم میٹنگ میں مصروف ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے اور تمہیں اس کا بے حد خیال رکھنا چاہیے. آئی ایم سوری ماما. میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا. وہ ان سے فوراً ہی معذرت کر گیا. چاول اس کے حلق میں پھنسنے لگے. کاشف تمہارے آفس میں کسی قسم کا مسئلہ ہے؟ نہیں تو ڈیڈ. تو پھر آج کل اتنے الجھے اور ٹینشن میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں تو آج کل بے حد خوش ہونا چاہیے. باپ بننا کوئی کم اعزاز کی بات تھوڑی ہے. آج کل ایک ننھے سے وجود کا تصور تو اس کے وجود کو بھی گدگدا جاتا. گلابی ننھا سا وجود جو اسے پیار سے پاپا پکارے گا. وہ مریم کی خالی کرسی کو دیکھنے لگا. جب سے اس کی پریگنینسی کی خبر سب کو ہوئی تھی وہ کھانا کمرے میں ہی کھاتی. وہ بمشکل چاول ختم کر کے کرسی سے اٹھا اور کمرے میں چلا آیا. مریم صوفے پر بیٹھی بچوں پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی. تم نے مجھے کال پر کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور ماما گھر پر نہیں ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی میٹنگ زیادہ اہم تھی مگر میرا بچہ میری میٹنگ سے زیادہ اہم ہے میرے لیے. اچھا مگر ہوگا تو وہ میرے ہی وجود کا حصہ. وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی. وہ ایک دم اس سے نظریں چرا گیا. مریم نے اٹھ کر بیڈ پر کچھ بچوں کی تصاویر کو پھیلایا تھا. یہ آج ماما لائی تھیں. ان میں سے جو آپ کو پسند ہے اسے فریم کروا کر لائیں. تمہیں جو پسند ہے وہ نکال دو. میں صبح فریم کروا دوں گا. مجھے ان میں سے ایک بھی پسند نہیں. کیوں؟ اس نے بے حد حیرانگی سے دیکھا. کیونکہ میرے پاس آپ ہیں. میں چاہتی ہوں میرا بچہ بالکل آپ جیسا ہو. ہینڈسم، خوبصورت اور ذہین. اس نے چونک کر اسے دیکھا. ماں بننے کی خبر نے اسے بے باک اور نڈر ہی نہیں کیا تھا بلکہ اور زیادہ خوبصورتی بھی عطا کی. عجیب سا ہو رہا تھا اس کا وجود. گلاب. وہ نظریں چرا گیا. میں نے تم سے 10 بار کہا ہے. اس دن میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا. میں نے آپ سے کچھ کہا یا شکوہ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی شوخی سے مسکرائی. جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا بستر بچھاؤ. وہ بری طرح جھنجھلایا. جتنا یہ کمرہ اور یہ بیڈ آپ کا ہے نا اتنا ہی ان سب پر میرا حق ہے. ہمت ہے تو دھکا دے کر گرائیں بیڈ سے. وہ اس کے انداز پر بری طرح تپ اٹھا. اسی وقت اسے الٹی آ گئی. اس کی گلاب جیسی دمکتی رنگت میں زردیاں گھل گئی. اس کا نازک دل فریب سراپا بری طرح کانپ رہا تھا. وہ دیوار کے سہارے کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی. وہ جو صدا کا نرم دل اور نرم مزاج تھا اس کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو جان کر بری طرح شرمسار ہوا. اس لیے اسے تھام کر بیڈ پر لانے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا. مجھے نہیں چاہیے آپ کا سہارا. مگر اگلے ہی پل وہ بری طرح لڑکھڑائی. اس نے زبردستی سے تھام کر بٹھایا. پھر روم فریج سے جوس نکال کر اسے دیا. مریم اسے پی لو. تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی. مجھے نہیں پینا. وہ بے بسی سے رونے لگی. میں کہہ رہا ہوں اسے پی لو. اس نے ہونٹ بیچ کر اس کے پسینے سے شراب بور وجود کو دیکھا. پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا. مریم نے غصے سے گلاس پر ہاتھ مارا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کرچی ہو گیا. مگر دوسرا لمحہ قیامت کا تھا. کاشف کا ہاتھ اٹھا اور اس کا زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا. وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی آنکھوں سے اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہی. پھر دوسرے ہی پل اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے تھام کر گالوں تک لائی. مارے نا. رک کیوں گئے؟ بہت غصہ ہے نا آپ کو مجھ پر تو آج سارا غصہ ساری وحشت اتار لیں مجھ پر. مگر خدا کے لیے کاشف اپنی اس بے رخی کو ختم کر دیں. آپ کی بے رخی مجھے لمحہ پل مارتی ہے. کاشف کی فراق پیشانی پر شکنوں کا جال ابھر آیا. بہت عرصے بعد مریم پر وہی پرانا رنگ چڑھا تھا جس رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. اس نے مٹھیوں کو بھینچ کر اپنے ہاتھ اس کے گالوں سے دور کیے. سب لوگ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں مگر جو شخص اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی غلطی کو معاف نہ کرے وہ کیسے اچھا ہوا؟ تمہاری اس چھوٹی سی غلطی نے ہی میرے آفس میں بنائی 4 سال کی عزت اور وقار کا جنازہ نکال دیا. تم نے اقصیٰ جمال اور رحیلہ ملک کے گھر جا کر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کہا. وہ ٹھیک تھا مگر تم میرے آفس کیوں آئیں اور شکیل رضوی سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی؟ اقصیٰ جمال اور رحیلہ ملک نے مل کر تمہیں صبر نہیں آیا. غصے سے اس کے دونوں آہنی ہاتھ گرم سلاخوں کی طرح اس کے کاندھے پر جم گئے. نہیں میں آپ کے آفس نہیں آئی تھی. نہ میں کسی شکیل رضوی کو جانتی ہوں نہ میں نے آپ سے کسی کے بارے میں معلومات حاصل کی. بکواس مت کرو. اب جھوٹ مت بولو. اس دن شکیل رضوی کے پاس بیٹھی تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس دن اس نے چونک کر اسے دیکھا.
इस दिन मैं आपके ऑफिस नहीं आई थी। राफिया भाभी मुझे ये कहकर इस दिन आपके ऑफिस ले आई थी कि हनान भाई आपके ऑफिस में हैं, हमें ज्वेलर से जेवरात लेने हैं। राफिया भाभी ज्वेलर्स के पास अकेले जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा रास्ते से आपको और हनान भाई को लेंगे, आपको आपकी पसंद की शादी के कपड़े भी दिलाएंगे और ज्वेलर से जेवरात भी लेंगे। मैंने राफिया भाभी को मना किया था, मुझे साथ ना लेकर जाएं, आपको शॉपिंग करवा दें, मैं फिर किसी दिन, मगर राफिया भाभी मानी ही नहीं। कहने लगी मायूं में 2 दिन है। मैं मजबूरन इनके साथ चली आई। राफिया भाभी रिक्शे से उतरकर मुझे इंतजार करने का कहकर आप दोनों को बुलाने ऑफिस के अंदर गईं। मैं तो हन्नान भाई की कार से टेक लगाए आप दोनों का इंतजार कर रही थी कि मिसेस राहीला मलिक चली आईं। मैंने इन्हें बहुत मना किया, मगर वो मेरा हाथ खींचती मुझे अंदर ले गई। बोली कि जब तक यहाँ आ गई हो तो अंदर भी आओ। काशिफ क्या कहेगा कि मेरी बीवी को मेरे ऑफिस के बाहर खड़े देखा और अंदर भी नहीं बुलाया, फिर मुझे इस शख्स के पास बिठा कर खुद जाने कहाँ चली गई। मैं तो इसके इंतज़ार में थी कि शायद वो लोग आपको बुलाने गए हैं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मैं इस शख्स से पूछ रही थी कि आपका ऑफिस किधर है। इतनी देर में आप लोग चले आए। राफिया भाभी आते ही मुझ पर बरसने लगी कि वो मुझे बाहर इंतज़ार करने का कह कर आई थी, मैं अंदर क्यों आई और मैं आपकी वजह से खामोश रही, मगर कसम से मैंने इस शख्स से आपके बारे में कुछ नहीं पूछा। तुम झूठ बोल रही हो मरियम। मैं क्यों झूठ बोलूँगी आपसे काशिफ, वो झुंझला कर चिल्लाई। हाँ, मैं अक्सर जमाल के घर ज़रूर गई थी। इसने और इसकी सास ने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। जाने क्यों मुझे शक हुआ कि शायद आपने इससे कहा हो कि मैं इसके घर आऊँगी। इस शख्स को दूर करने के लिए इस दिन स्कूल से वापसी पर मैं राहीला मलिक के घर गई। दरवाज़ा उन्होंने खोला। मैंने इनसे पूछा राहीला मलिक हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ही राहीला मलिक हूँ। मैं बुरी तरह शर्मिंदा हुई। आपने सच कहा था कि वो आपकी माँ के बराबर हैं, इसलिए मेरे अंदर जाने की हिम्मत ना हुई और मैं बाहर से ही चली आई। वो मुझे आवाज़ें देती रही। तुम राहीला मलिक के घर के अंदर नहीं गई? नहीं, मगर राहीला मलिक ने तो इससे कहा था कि मरियम इनके घर पूरा 1 घंटा बैठ कर गई। वो अजीब शशोपेंच में फंस गया। कौन झूठ बोल रहा है, मरियम या राहीला मलिक? तुम मेरे ऑफिस आई तो इस दिन राहीला मलिक ने तुमसे कोई बात की? कुछ भी नहीं। वो मुझसे पूछती रही कि मैं इनके घर क्यों आई थी, इनके घर आई तो बाहर से क्यों चली गई, फिर इनके घर का पता मुझे कैसे मालूम हुआ। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या जवाब दूं। इनके बेहद इसरार पर मेरे मुंह से निकल गया कि मैं समझी थी कि आप भी अक्सर जमाल की तरह जवान और खूबसूरत है। वॉट? वो हैरानी से इसे देखने लगा। आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गई काशिफ, मुझे माफ़ कर दें। दिमाग ख़राब हो गया था तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से वो मुझे इतनी बातें सुना रही थी। तुम्हारी बीवी नफ्सियाती मरीज़ा है, तुम पर भरोसा नहीं करती, हर एक से तुम्हारे बारे में पूछती है और मालूमात इकट्ठा करती है। शादी के बाद भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी, हमेशा तुम्हारे किरदार को शक की नज़रों से देखेगी। ये कैसी लड़की से शादी कर ली तुमने? इसने पलकों को मूंदा। वो क्यों इसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आग लगाती रहीं? क्यों इसे मरियम के खिलाफ भड़काती रहीं? उन्होंने क्यों मरियम की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया? वो तो हमेशा इनके काम आया था, इन्हें माँ का दर्जा देता आया। फिर क्यों वो पलकें मूंदे फिर क्यों के दरमियान चुकराने लगा? वो हमेशा कहती रहीं कि वो इसे अपना बेटा समझती हैं, इसे अपना बेटा बनाना चाहती हैं। वो इनका इशारा समझ कर भी ना समझ बन जाता था। ओह, इसकी आंखों से पर्दा ही नहीं हटा था, दिल पर पड़ा बोझ बिसरक गया। हाँ, वो चाहती होंगी कि वो मरियम को छोड़कर इनकी बेटी। इससे सर को झटका। इसने दिल ही दिल में राहीला मलिक को बेशुमार गालियों से नवाजा। बाज़ लोग वाकई आस्तीन का सांप होते हैं, इनके साथ चाहे कितना ही अच्छा सलूक करो, मगर इनका काम होता है डसना। शुक्र है उन्होंने सिर्फ मुझे मरियम के खिलाफ भड़काया, मरियम के पास आकर मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा, वरना। इसने पलकों को खोल कर देखा जो पास खड़ी जूस के डब्बे से जूस गिलास में उड़ेल रही थी। वो हल्का फुल्का होकर बेड से उठा और फिर इसके पास आ खड़ा हुआ। फिर चूड़ियों के डब्बे में से सुर्ख सुर्ख चूड़ियाँ निकाल कर इसकी कलाई थाम कर इसे पहनाने लगा। वो हैरानी से इसे चूड़ियाँ पहनाता देखती रही। क्यों पहना रहे हैं? आपको तो बुरा लगता है इनका शोर। मगर मामा तुम्हें डांटती है ना, तुमसे कहती है ना चूड़ियाँ पहन कर रखो। इसने दोनों हाथों में से चूड़ियाँ पहनाई। मैंने कह दिया है इन्हें, मुझे चूड़ियों का शौक नहीं। अब नहीं डांटती वो मुझे। वो गहरे दुख से इसे देखती मुड़ी, फिर बिस्तर पर लेट कर चादर ओढ़ने लगी। इसकी चूड़ियों का शोर कमरे में गूंजा। वो बिस्तर से नीचे इसके पास बैठ गया। मरियम, अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो सारे लम्हे जो मेरी वजह से तुमने अजियत में गुजारे वो भूल जाओ, तो क्या तुम भूल जाओगी? वो गुमसुम से अंदाज में खाली खाली नज़रों से इसे देख रहा था और वो इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहली रात तुम्हें धक्का देकर बेड से नीचे गिराया। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत ज़्यादा अजियत और सुबकी महसूस हुई होगी, मगर आज तुम्हें अगर मैं बाजू में उठाकर अपने बेड पर ले जाऊंगा तो क्या चलोगी? शर्मिंदगी से चेहरा झुकाकर इसने हाथ इसके सामने फैलाया। हाँ, चलूँगी, अगर आप मेरी गलतियों और खताओं को बख्श दें, मुझे माफ़ी की नवीद सुना दें। इसने इसके पहले हाथ पर अपना गुलाबी हाथ रखा। काशिफ अल्फी ने इसे बाहों में भर कर उठाया, फिर बेड पर लेटाते हुए बोला, आज मैंने तुम्हारी हर गलती और हर खता को माफ़ किया। वो बेख्तियार होकर इसके करीब हो गई, फिर इसके सीने में मुंह देकर ज़ारों की तार रोने लगी।
बस करो, कितना रोगी, चुप हो जाओ। अब अपना नहीं तो कुछ इस नन्ही सी जान का ख्याल करो, इसे तकलीफ हो रही होगी। वो सलीके से सवरेज के बालों में प्यार से उंगलियां फेरते बोला, सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, मगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं फ़ौरन कह दूं कि आप ज़रा भी अच्छे नहीं। वो आंसुओं को साफ करते बसूरी थी। अच्छा, वो खिलखिला कर हंसता, कितना अपना अपना लग रहा था। मैंने तो पहली रात ही इजाज़त दी थी, कहा था तुम जाकर सबको बता दो मैंने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ। कहा क्यों नहीं जाकर। बहुत प्यार से इसकी पलकों पर अटके दोनों आंसुओं को साफ किया। मैं तो कह देती, मगर मुझे मालूम है मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता, मेरा सगा भाई तक नहीं। वो बुरा सा मुंह बना कर बोली, इस दिन नहीं यकीन कर लिया था आपकी बात पर। मुझे सारे रास्ते समझाते गए, काशिफ से मैके आने के लिए झगड़ा मत करना, वो बहुत अच्छा इंसान है। मेरा जी चाहा कह दूं इनसे कि वो बहुत बुरे इंसान हैं। वो खिलखिला कर हंसा, हाँ मैं जानता हूँ मैं अपनी जान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, मगर तुम हनान से कह कर तो देखती, शायद वो तुम्हारी बात का यकीन कर लेता। और अगर वो यकीन करके मुझे अपने पास रोक लेते तो वो इसकी आंखों में झांकने लगा। तो मैं मर जाती। इसने बेख्तियार पलकें झुकाईं। बहुत प्यार करती हो मुझसे? हाँ। कितना? ढेर सारा। काशिफ अलवी भी तुमसे प्यार करता है, ढेर सारा। इसने इसका चेहरा अपने हाथों में भरा, फिर बहुत मोहब्बत से इसके रोशन कंदील पेशानी को चूमा। जानती हो मरियम, मैं प्यार नहीं करता था तुमसे, मुझे सिर्फ तुम्हारी नज़रियात ने मुतासिर किया और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ। फिर तुम्हारी बेवकूफ़ी पर मुझे गुस्सा आया और तुम पर। मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा अरसे तक इस शादी को निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए तो खुद को तुमसे दूर रखा कि तुम जैसे मेरे पास आई हो वैसे ही वापस जाओ। मरियम ने बौखला कर इसे देखा। वो बेबसी से मुस्कुराया, मगर जिस तरह तुमने मेरी हर जाति को बर्दाश्त किया मरियम, तुम्हारी इसी खामोशी ने मुझे तुम्हारी तरफ देखने पर मजबूर किया। कोई लड़की कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है। मैं तुम्हारी बर्दाश्त पर हैरान था। जितनी अच्छी तुम बेटी और बहन हो, इतनी ही अच्छी बीवी। तुम इस रिश्ते को हर हाल हर सूरत में निभाना चाहती थी। बस मेरा दिल तुम्हारी तरफ रागिब हो गया, फिर ये दिल तुम्हारी तलब करने लगा। मैंने बहुत डांटा अपने दिल को, फिर गुस्से में तुम्हें ज़बरदस्ती मैके भेजा, मगर ये कमबख्त एक ही लय पर सर धनता रहा, मुझसे तुम्हारी तरफ की जिद करता रहा और तुम्हारे 12 दिन की जुदाई में ये बीमार हो गया। बहुत बेबसी महसूस की मैंने। प्यार बेबसी का शदीद दूसरा नाम है। फिर मेरे मना करने के बावजूद मामा ने तुम्हें बुलवाया और तुम्हें इतने दिनों बाद बेहद करीब देख कर मैं बेख्तियार हो गया। तुम्हारी तलब में इस रात में मर रहा था, टूट रहा था, अपने दिल से लड़ते लड़ते थक गया। मैं समझ रहा था कि तुम मेरा बड़ा हाथ झटक दोगी, नफरत से ठुकरा दोगी, मगर तुमने तो। इसने इसके दोनों हाथों को लबों से लगाया। मेरी तलब को पूरा करके मुझे बेमोल कर दिया। मैं जानता था जब जब तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तुम कभी मेरा हाथ नहीं झटकोगी। तुमने मेरे घमंड को तोड़ा। मैं समझता रहा मेरा दिल बहुत मजबूत है, ये कभी किसी की तलब के लिए नहीं धड़क सकता, मगर इसे तुमने धड़काया। आज वादा करो मुझसे, तुम फिर कभी मेरे किरदार पर शक नहीं करोगी। नहीं, कभी नहीं करूँगी। वो इसके मजबूत हाथों को थाम कर रोई रोई आंखों से खिलखिला कर हंसी और काशिफ अलवी को लगा जैसे बातों में एकदम चांद निकल आया हो। इसने इसकी मोमी उंगलियों को अपनी मजबूत उंगलियों में फंसाया, फिर इसके हाथों को जोर से हिलाया। काशी छोड़े, ये क्या कर रहे हैं? इन चूड़ियों को शोर कमरे से बाहर जाएगा तो। शर्म से इसकी पलकों के साथ इसकी आवाज़ भी कांप गई। काशिफ का कहका बेसाख्ता कमरे में चूड़ियों के शोर के साथ गूंजा। बेवकूफ़ लड़की, इन चूड़ियों का शोर तो कमरे से बाहर चला भी गया। कब क्या? मैंने तो आज पहली बार। इसने चौंक कर इसे देखा। वो था जो हंसे जा रहा था। हंस क्यों रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। तुम्हारी मासूमियत और बेवकूफ़ियों पर हंसू नहीं क्या? ये जो तुम मेरी खुशबू को खुद में समेट कर बैठ गई हो, ये तुम मुंह पर हाथ रखे वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाती हो, ये बताता है कि हम दोनों के दरमियान वॉट। शर्मो हया के ज़बरदस्त झटके ने इसे खुद में सिमट जाने पर मजबूर किया। इसने बेसाख्ता तकिया उठाकर इसे दे मारा, मगर वो इसे छेड़ते खुद से करीब कर गया। किस कदर खूबसूरत थे ये लम्हे, ये पल। कमरे में गूंजता इसकी कांच की चूड़ियों का शोर, काशिफ अलवी के कहके और इन कहकों के दरमियान इसकी मध्यम सरगोशियाँ। वो गुनगुना रहा था। So listeners, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए नॉवल के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।